ठीक है। अभी जैसा हम लोगों ने अभी तक जो भी कक्षाओं में देखा कि अगर किसानों की जो प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में अगर हमें अलग-अलग तरीके के अगर खाद बनाना है, अलग तरीका का अगर हमें दवाई बनाना है, तो इन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। जैसा यहाँ हमने इससे पहले भी देखा है कि प्रयोगशाला अगर हम कहते हैं तो उसमें मदर कल्चर होना ज़रूरी होता है, उसमें इडली कुकर होना ज़रूरी होता है, गैस सेगड़ी सिलेंडर है, रोटरी शेकर है और मिक्सर है। तो यह जो सेटअप है, इस सेटअप को हम मशीन बेस्ड या इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड किसानों की प्रयोगशाला में से कहते हैं। और जो रोटरी शेकर है, उन रोटरी शेकर के अलग-अलग टाइप्स भी हम लोगों ने इससे पहले यहाँ देखे हैं। और जैसा मैंने इससे पहले भी कहा है कि रोटरी शेकर की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें 500 एकड़ से ज़्यादा खेती के लिए अगर दवा बनाना है, तब रोटरी शेकर की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हमें 10 एकड़ खेती तक अगर दवा बनाना है, तो इडली कुकर मात्र से हम लोग दवाइयाँ बना सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जैसा पिछला 6 महीना 8 महीना से हम लोगों ने कुछ प्रयोग किए और सॉलिड स्टेट और सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन, यह जो तकनीकें हैं, इनके माध्यम से इन माध्यमों में वह इडली कुकर और मशीन की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ती है। जैसा ये हम लोगों के घर में लेफ्ट साइड में हम लोग देख सकते हैं कि जो आटे का डिब्बा होता है या हम लोग अचार की बरनियाँ होती है, या जैसा ऑयल पेंट रखने के लिए जो 20 लीटर के या 25 लीटर के जो ड्रम होते हैं, जो यहाँ दिख रहा है, तो इन चीज़ों का उपयोग करके हम लोग अच्छी तरह से अलग-अलग तरह से खाद बना सकते हैं। अब यह जो डिब्बे होते हैं, इनमें प्रॉपर मिक्सिंग करके अगर हम लोग उन सब मटेरियल को मिक्स करके रखते हैं, तो अलग-अलग तरह की प्रक्रिया उसमें होती है और 8 से 10 दिनों में खाद तैयार हो जाता है। तो यह जो तकनीक है, जैसा इससे पहले भी हम लोगों ने सप्तधान नवधान आटे का जो स्लरी है, वो बनाया, जिसको हम लिक्विड फर्मेंटेशन या सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन ऐसा कहते हैं। लेकिन अभी इसमें जिस तरह से यह सब अलग-अलग खाद तैयार हो गए, उसे हम सॉलिड स्टेट या सेमी सॉलिड फर्मेंटेशन इसमें कहा जाता है। नॉर्मली ट्राइकोडर्मा जैसा जो सूक्ष्मजीव है या बिवेरिया जैसा जो सूक्ष्मजीव है, यह ज्वार का दाना, बाजरे का दाना या चावल का दाना, इनका उपयोग करके बनाया जाता है। और जहाँ पे ज्वारी का दाना या बाजरे का दाना यूज़ होता है, उसे सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन कहते हैं। लेकिन जब जैसा हम लोगों ने फंगल मीडिया लिए और उसको पानी में डाल के जो लिक्विड बना के फर्मेंटेशन किया, वह सबमर्ज फर्मेंटेशन या लिक्विड फर्मेंटेशन कहते हैं। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती है, पहले मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ। जैसा यहाँ जो काला जेल हम लोगों को लेफ्ट साइड में दिख रहा है, तो यह सेमी सॉलिड फर्मेंटेशन
का प्रकार है। अब यह जो प्रकार है, आज हम लोग इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा आपने इससे पहले भी देखा है कि यह जो नवधान आटा है, यह नवधान आटा हम लोग अलग-अलग तरह के जो बीमारियां होती है खेती में, अलग-अलग तरह का जो कीड़ा लगता है, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यह नवधान आटा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और यह नवधान आटा भी हम लोगों ने कैसे बनाना है वह सीखा है। फिर से मैं यहाँ रिपीट करता हूँ कि गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, चावल। गेहूँ, ज्वार, बाजरा और चावल, यह प्रत्येक मटेरियल 1 किलो तक हमें लेना है। और जो दालें होती है, वह सब मिलाकर 1 किलो। तो ऐसा टोटल 5 किलो एक जगह मिक्स करके उसे पिसाना है, और उसमें से जो आटा मिलेगा उसे हम नवधान आटा कहते हैं। लेकिन अलग-अलग जगह पे हमें नाचनी या रागी भी हमें अवेलेबल होती है। तो उसी मिक्सचर में जब हम 1 किलो रागी मिलाएंगे तो आटे का वैल्यू और बढ़ता है। और जैसा मैंने इससे पहले और एक चीज कही थी कि इसी आटे में अगर हम 1 किलो बाजरा मिक्स कर दे एडिशनल, जैसे यहाँ पे हमने कहा है कि गेहूं 1 किलो, ज्वार 1 किलो, बाजरा 1 किलो, तो ये बाजरा जो 1 किलो है उसके जगह 2 किलो हमें अगर हम लोग लेते हैं, तो मिट्टी में जो ट्राइकोडर्मा जैसे जो सूक्ष्मजीव होते हैं, उन सूक्ष्मजीवों का एक्टिवेशन बाजरे के आटे के वजह से अच्छी तरह से होता है। और उसी बाजरे की जगह अगर हम चावल एक्स्ट्रा लेवे, तो यह जो चावल है, यह मेटाराइजियम, बिवेरिया, वर्टिसिलियम, इन सूक्ष्म जीवों को बढ़ोतरी देता है, उसका जो आटा होता है वो। तो यह जो आटा है, यह बेस करके काम करता है और अलग-अलग तरह की प्रिपरेशंस बनाने में मदद करता है। अब यह जो आटा है, यहाँ देखो मैंने पहले ए लिखा है, हमें अलग-अलग तरह के चीजें लगती है। तो ए में आटा हो गया, यहाँ जो बी लिखा है, तो इस बी में आप देख सकते हो ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, पेप्टोन है, माल्ट एक्सट्रैक्ट है, बायोजाइम पाउडर है, अमाइनो एसिड है, बीफ एक्सट्रैक्ट है। तो ये अलग अलग तरह के कंपोनेंट मार्केट से हमें खरीदना होता है। तो इन कंपोनेंट का भी हम लोग सेमी सॉलिड फर्मेंटेशन या सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में कर सकते हैं। लेकिन कुछ डायरेक्टली मीडियाज अवेलेबल है, जैसा यहाँ हम लोग बर्क मीडियम। स्लाइड चेंज हो रही है दादू? जी ओके। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कुछ अलग तरह के मीडिया है। इससे पहले मैंने जैसा एक एक अलग अलग कंपोनेंट की बात की कि ईस्ट एक्सट्रैक्ट की पाउडर होती है, पेप्टोन की पाउडर होती है, माल्ट एक्सट्रैक्ट होता है। तो उसी तरह इन सब चीजों को मिक्स करके कुछ मीडिया बनाए जाते हैं। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि बर्क्स मीडियम लिखा है, जो अजोटोबैक्टर नामक जो बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, उसका मीडिया का कंपोजिशन यहाँ दिया है। अब यह जो मीडिया बनते हैं,
यह मीडिया में अलग अलग न्यूट्रिएंट का एक कॉम्बिनेशन होता है और उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की वजह से अलग अलग तरह के जो सूक्ष्म जीव है वह उनका खुद का मल्टीप्लिकेशन तो होता ही है। लिया था हमको, अब जय हमको भेज दिया। जयन थोड़ा बोल देगा कि शांति समिति में मीटिंग है, तो हम लोग का जो तैयारी है बता दीजिएगा दुर्गा पूजा में, है ना। कल तैयारी तो बता दीजिएगा, पूछेगा किसी का माइक ऑन है। तो यह जो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, तो यह न्यूट्रिएंट अलग अलग तरह के इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड या प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग एजेंट्स बनाने में मदद भी करते हैं। तो यहाँ हर कंपोनेंट का कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट होता है। अभी यहाँ पे बर्क्स मीडियम में अगर हम लोग पहला जो कंपोनेंट है जैसा K2H PO4 ऐसा दिया है, लेकिन 2 नंबर पे जो लिखा है KH2PO4, यह जो KH2PO4 है यानी K का मतलब होता है पोटेशियम, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, P का मतलब होता है फॉस्फोरस, O का मतलब ऑक्सीजन। तो KH2PO4 इसका मतलब है पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। लेकिन यह हम किसान भाई खेतों में कुछ अलग माध्यम से, अलग रूप में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। जैसा यहाँ हम लोग महाराष्ट्र में 05234 जैसा हमने केमिकल वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर के अलग अलग प्रकार देखे हैं, 19, 19, 19, या यह जो KH2PO4 मैं कह रहा हूं तो उसी का मतलब होता है 05234। अब उसमें 52% फॉस्फोरस होता है और 34% पोटेशियम होता है। और यह पोटेशियम हमें क्यों लगता है, यह फॉस्फोरस हमें क्यों लगता है, या अगर हम लोग नाइट्रोजन की भी बात करें तो नाइट्रोजन जैसा अभी यह जो मीडिया है, इस मीडिया में नाइट्रोजन उपलब्ध नहीं है, पोटेशियम और फॉस्फोरस उपलब्ध है। नॉर्मली किसी भी क्रॉप में अगर हमें ग्रीनरी डेवलप करना है तो नाइट्रोजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी क्रॉप में अगर स्ट्रेंथ डेवलप करना है तो फॉस्फोरस का उपयोग होता है, और किसी भी क्रॉप में अगर मिठास लानी है तो पोटेशियम का उपयोग होता है। और उसी तरह जैसे यहाँ पे 3 नंबर पे अगर आप देखो तो मैग्नीशियम सल्फेट लिखा है। जैसा हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस हर प्लांट सिस्टम में होता है, तो उस फोटोसिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इसी तरह हर कंपोनेंट का कुछ ना कुछ अलग अलग, या तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर बनाने में, या तो इंसेक्टिसाइडल मॉलिक्यूल बनाने में, या फंगीसाइडल मॉलिक्यूल बनाने में इसका उपयोग होता है। और जिस तरह हम लोगों के शरीर को हर छोटे छोटे कंपोनेंट की जरूरत होती है, स्पेसिफिकली हम लोग जब कोई महिला प्रेगनेंसी में होती है तो आजकल डॉक्टर लोग जिंक और फेरस के डोसेस भी देते हैं, क्योंकि जो बच्चा पैदा होने वाला होता है उसको भी सही मात्रा में यह सब न्यूट्रिएंट मिले, और उसी वजह से यह मिनरल मिक्सचर्स भी आज जो प्रेग्नेंट महिला होती है उन्हें दिया जाता है। और इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन करके अलग अलग तरह के मीडिया डेवलप किए जाते हैं।
और एक चीज होती है कि इन मीडियाज में, जैसा आप यहाँ पे आप देखिए बर्क्स मीडियम में एक 8, 10, 12 प्रकार के अलग अलग न्यूट्रिएंट दिए हैं, तो इनका डालने का सीक्वेंस भी स्पेसिफिक होता है। जैसा कुछ चीजें पहला डालना है, फिर 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे, इस तरह से। और इन सब चीजों को जब ये मीडिया डेवलप होते हैं तो इनको एक विशिष्ट टेम्परेचर और ये सारी चीजें लगती है। कहने का मतलब यह है कि इन तरह के मीडियाज भी मार्केट में अवेलेबल है। और जैसा यहाँ दूसरी बाजू में जो दिया है लैक्टोबैसिलस का मीडियम, या फिर नॉर्मली अगर कोई भी हमें बैक्टीरियल कल्चर्स अगर डेवलप करना है, प्रोडक्शन करना है, तो न्यूट्रिएंट अगार यह बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है। और अगर न्यूट्रिएंट अगार का हम लोग कंपोजिशन देखें तो बीफ एक्सट्रैक्ट है, सोडियम क्लोराइड है, पेप्टोन है, डिस्टिल वाटर है। तो इसी तरह अलग अलग मीडियाज अवेलेबल होते हैं, और यह मीडिया भी हमें इन आटों के साथ में हम लोग मिक्स करके अलग अलग दवाइयाँ बना सकते हैं। यानी जैसा पहला हो गया, हमें आटा लगता है, उसके बाद में यह पाउडर्स भी हमें यूज करके अलग अलग चीजें बना सकते हैं, या इन तरह के मीडिया लेके हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं। अब अगर हमें विशिष्ट सूक्ष्मजीव बनाने हैं तो उन सूक्ष्मजीवों के प्रोडक्शन के लिए गुड़ या शक्कर यह चीजें लगती है। और नॉर्मली हम लोगों ने जैसा एक फॉर्मूला जो डेवलप किया है कि जैसा हम लोग कहते हैं 19 19 19, तो उसी तरह 20 20 20, 20 का मतलब 20 ग्राम आटा, दूसरे 20 का मतलब 20 ग्राम आपका यह अलग अलग मीडिया कंपोनेंट या अलग अलग मीडिया, और आखिरी वाला जो 20 है वह मतलब गुड़ या शक्कर। तो यह बेसिक फॉर्मूला डेवलप करने के पीछे का यही रीजन है कि अगर किसान भाइयों को इन मीडियाज के बारे में हम लोग कहे और आप बनाइए, तो इतना सूक्ष्म प्रमाण में बनाना डिफिकल्ट हो जाता है और गलतियां होने के चांसेस होते हैं। तो यह एक सिंपल सा फॉर्मूला डेवलप किया है कि 20 ग्राम आटा, 20 ग्राम मीडिया और 20 ग्राम गुड़ या शक्कर कोई भी सूक्ष्मजीव बनाना है तो यह फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम अच्छी तरह से बैक्टीरियल कल्चर, फंगल कल्चर और एक्टिनोमाइसेट के कल्चर मल्टीप्लाई कर पाते हैं। और चौथी जो चीज हमें लगती है, आप में से कोई किसान भाई बताएगा यह पहला वाला जो बोतल है, जो हरा वाला ढक्कन है, वो किस चीज का है? शरद भैया जी सर। ये पहला वाला बोतल है वो किस चीज का है? टॉनिक है सर, ट्राइकोडर्मा। तो हमें ट्राइकोडर्मा या तो दही या गोमूत्र या वर्मी वॉश, यह जो 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों के पीछे का भी एक साइंस ऐसा है कि ट्राइकोडर्मा में यह फंगल कल्चर हमें मिलता है, दही में हमें बैक्टीरियल कल्चर यानी फंगस और दही में बैक्टीरिया, यह बेसिक डिफरेंस है। ट्राइकोडर्मा यह फंगस है, दही में का लैक्टोबैसिलस
यह बैक्टीरिया है। गोमाता के गोमूत्र में 5000 से भी ज्यादा तरह के प्रोटीन्स या एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं। स्पेसिफिकली लिटरेचर में यह कहा गया है कि अलग अलग तरह के 5000 प्रोटीन्स गोमाता के गोमूत्र में अवेलेबल होते हैं। और गोमाता के अलग अलग अवस्था में हमें जो गोमूत्र मिलता है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और यह प्रोटीन्स भी हमें अलग अलग तरह की दवाइयाँ बनाने में मदद करता है। और चौथा जो कंपोनेंट यहाँ लिखा है जो है वर्मी वॉश। तो जो केचुआ होता है, तो केचुआ खाद बनते समय जो पानी निकलता है तो उस पानी को हम वर्मी वॉश कहते हैं। तो यह जो चारों कंपोनेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि दही, गोमूत्र और वर्मी वॉश तो हर किसान भाई के गांव में आसानी से मिल जाता है। और ट्राइकोडर्मा नामक या बिवेरिया है, वर्टिसिलियम है, पैसिलोमाइसिस है, पीएसबी है, केएसबी है, यह सूक्ष्मजीव हमें जो भी शहर होता है, जैसा मान लो इटारसी है या भोपाल जैसे शहर में, एमपी की बात करें तो यह मिल जाए, और हरिद्वार जैसे शहर में हमें यह सूक्ष्मजीव ट्राइकोडर्मा जैसे आसानी से मिल पाते हैं। तो इन सूक्ष्मजीवों का गुड़, शक्कर, अलग अलग तरह के मीडिया और अपने घर में का जो आटा है, इनका उपयोग करके हम लोग सेमी सॉलिड फर्मेंटेशन कर सकते हैं। जो मैंने यहाँ सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन और सबमर्ज फर्मेंटेशन ये जो कहा है, तो यह दो जो तकनीकें हैं, सॉलिड स्टेट और सबमर्ज्ड, यह इन सब कंपोनेंट को लेके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसा यहाँ पे देखिए इस बी में बायोजाइम का पाउडर, आज हम उसी बारे में अभी आने वाले 5 या 10 मिनट में समझेंगे कि बायोजाइम की जेल किस तरह से बनाए जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि यह यहाँ स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, पेप्टोन, माल्ट एक्सट्रैक्ट, बायोजाइम पाउडर, अमाइनो एसिड या बीफ एक्सट्रैक्ट, इन सभी से अलग अलग दवाइयां बनती है। तो बायोजाइम पाउडर, नवधान आटा, और इसी में यहां हम लोग देख सकते हैं लास्ट में नीम और करंज तेल, इन सब का उपयोग करके बायोजाइम का जेल किस तरह बनाना है, यह हम लोगों ने जो एग्रोवन करके न्यूज़पेपर है इसमें पब्लिश किया था। और यही चीजें प्रशिक्षण में हम लोग सिखाते हैं। अभी भोपाल में जो प्रशिक्षण हुई, उस समय जब वहां पे सभी किसान भाई आए थे तो उन्हें भी इसका डेमोन्स्ट्रेशन हम लोगों ने दिया। और अब यह बायोजाइम का जेल हमें कैसे बनाना है, तो बायोजाइम की पाउडर मिलती है जिसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट, पोटाशियम ह्यूमेट, मैनिटॉल, पेप्टोन, इन तरह के कंपोनेंट होते हैं। और जैसा यहाँ मैंने यह जो मीडियाज बताए, तो बायोजाइम पाउडर का या बायोजाइम का भी कंपोजिशन इसी तरह से अलग अलग कंपोनेंट लेके किया जाता है। और वह बायोजाइम का पाउडर हमें 500 ग्राम लेना होता है। उसमें 2 किलो नवधान या सप्तधान आटा लेना होता है। अच्छे से मिक्स करके उसमें हमें नीम और करंज के माध्यम से हम CDMM बना सकते हैं। अब यह जो CDMM है, इसका
छाछ के जैसा पानी तैयार होता है अगर इस 100 ml में हम 5 लीटर पानी डालें तो। और यह 5 लीटर जो लिक्विड है हमें 500 ग्राम बायोजाइम पाउडर और 2 किलो सप्तदान आटा जो मिक्स करके रखा है उसमें डालना होता है और दोनों अच्छी तरह से मिक्स करके जैसा लस्सी बनती है उससे थोड़ा पतला उसे बनाना होता है। और बस वह मिक्स करके, जैसा यहाँ पे भी देखिए लेफ्ट साइड में हमें जो ब्लैक कलर में दिख रहा है वो बायोजाइम का जेल है, उस तरह से जेल बना के हमें रखना होता है। और शुरुआती दौर में हर रोज उसे मिक्स करना होता है और वह मिक्स करके 8 दिन से 10 दिनों तक हमें मिक्स करते रहना होता है हर दिन। और 10 दिन के बाद में या 8 दिन के बाद में आपको वह उपयोग आप कर सकते हो। लेकिन अगर 8 या 10 दिन के बाद आप उसका उपयोग ना करते हो तो उसमें हमें पानी डालना होता है। मान लो अगर सब मिला के अभी यहाँ पे जो प्रक्रिया में बनता है तो 4 से 5 किलो बनता है, तो यह जो 5 किलो बना हुआ है उसमें आपको 5 लीटर और पानी डाल के 10 लीटर उसका लिक्विड बना के रखना होता है अगर आप तुरंत उसे ना यूज करें तो। और एक बार अगर आप उसमें पानी डाल दो और वह जैसा हम लोग कोजागिरी पूर्णिमा के समय दूध बनाते हैं, गाढ़ा दूध बनता है जैसा लस्सी से थोड़ा पतला होता है, तो यह गाढ़ा दूध के जैसा बन जाता है। और वह फिर आप 2 साल भी रखे रखो तो उसे कुछ नहीं होता है, वह अच्छे से खाद का काम करता है। और इन सब चीजों में जो अलग अलग कंपोनेंट्स है, कोई कंपोनेंट कीटनाशक का भी एक्टिवेशन करता है, यानी जैविक कीटनाशक का, जैसा हमने जो आटा लिया है जिसमें चावल का भी आटा है, तो मेटाराइजियम जैसी जो फंगस मिट्टी में होती है वह एक्टिवेट होती है। और इस माध्यम से हम लोग यह अचीव करना चाहते हैं कि मिट्टी का भी कुछ खाना होवे। यानी हम लोग हमारे डाइट के बारे में सोचते हैं, आजकल गोमाता के डाइट के ऊपर भी बहुत बड़ा संशोधन हो रहा है, अलग अलग प्राणियों के डाइट के बारे में संशोधन होता है, लेकिन हमें मिट्टी के भोजन के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी होता है। और अगर मिट्टी का भोजन दिया जावे तो मिट्टी में जो अलग अलग तरह की सजीव सृष्टि अवेलेबल है, इन सजीव सृष्टि को अगर उनका खाना मिले और वह भी प्राकृतिक मिले तो यह सूक्ष्म जीव हर पौधे में, जो आज तक हम लोगों ने 1960 से लेके आज तक जो केमिकल फर्टिलाइजर हम लोगों ने हमारे खेतों में डाले हैं और स्पेसिफिकली जो फास्फोरस हमने डाला है, वह फास्फोरस का अपटेक बढ़ाने में यह सारे कंपोनेंट बहुत अच्छे से काम करते हैं। और जैसा बहुत बार यह विषय पे चर्चा हुई कि पहले 2 बैलों से जुताई होती थी, आज महाराष्ट्र में कुछ जगह पे 60 HP का ट्रैक्टर लगता है अगर मिट्टी को ढीला करना है तो यह सब हुआ है फास्फोरस की वजह से। और वो फास्फोरस का और पोटेशियम का अपटेक अगर हमें बढ़ाना है तो मिट्टी का खाना, मिट्टी को प्राकृतिक खाना देना बहुत जरूरी होता है। और इन्हीं माध्यम से मिट्टी को अलग अलग तरह का खाना हम लोग दे सकते हैं। तो
इन तरह की अलग अलग चीजें हम लोग अलग अलग बना सकते हैं, और इसमें हम लोग जितना भी करें वह अच्छा है। और एक चीज होती है, हर किसान भाई के खेत में विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियां होती है। जैसे हम लोग उत्तराखंड की बात करें, हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें, हम लोग महाराष्ट्र की बात करें, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अलग अलग होती है, मिट्टी के प्रकार अलग अलग होते हैं, बारिश अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की होती है। तो इन सब चीजों की वजह से प्लांट का डाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है, वह भी अलग अलग हमें देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों का भी उपयोग करके हम लोग अलग अलग तरह की खाद और दवाइयाँ बना सकते हैं। आने वाले समय में हम इन सब चीजों पे अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों के बारे में हर किसान भाई अपनी एक छोटी सी किताब बनाए, छोटी सी कॉपी बनाए, और यह सब अच्छे से लिखकर अपने अपने खेतों में यह खाद या दवाई बनाकर यूज करे। और अगर मिट्टी में इम्प्रूवमेंट हुआ, मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की लेवल बढ़ी, न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ती है, सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते हैं, तो किसी भी तरह का जो पौधा है, किसी भी तरह की क्रॉप है, अच्छे तरह से आने में मदद मिलती है। आज की कक्षा में संतोष जी, हाँ जी, संतोष जी, ये हाँ, आपकी ये स्लाइड है मराठी में है, इसको हिंदी में होना था इसको। एक्चुअली ये अभी चल रहा है कि हम लोग हिंदी और अलग लैंग्वेजेस में भी कर रहे हैं, तो आने वाले जी, समय में ये सारी चीजें होने वाली है। एक्चुअली आज की हाँ, कक्षा क्योंकि में ये स्लाइड समझ में नहीं आ रही हमारे लिए, स्लाइड पूरी आपकी। नहीं, यह जो चीजें हैं, यह जी मोस्टली अंग्रेजी में भी हम लोग है अवेलेबल। सिर्फ जी, नहीं हिंदी में होना था, उसको हिंदी में होना था, हिंदी ज्यादा लोग जानते हैं पूरे। वो भी हो जाएगा आने वाले समय में। जी 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 जी। और यह सारी चीजें हम लोग सभी किसान भाइयों को, जैसा यह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, यह हम लोग देते हैं, और उसी के माध्यम से यह सारे किसान भाई समझकर बना लेते हैं। जी ओम। धरणी वर्मा जी। जी सर, अभी देख रहा हूँ कोई हैंड रेस। पवन सर जी को बुला। मैं हाँ, वर्मा जी ने हैंड रेस किया है, मैं वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। सर ये पूछ रहा था, बायोजाइन जो पाउडर बनाते हैं अपन, उसमें बायोजाइन 5 kg और नवधान आटा 2 kg लेते हैं, और नीम और करंज का तेल मतलब कितना लेते हैं, या उसको पीस के लेते हैं? नीम करंज का जो एक्सट्रैक्ट है वो 100 ml लेना है, उसका 5 लीटर पानी करना है। डॉक्टर किशोर दुबे सर। धन्यवाद शरद जी, चौहान सर का अभिनंदन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन चल रहा है। सर से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि सर, जैसा शरद जी ने और बाकी किसानों ने बोला है कि वो कई वर्षों से वो खेती करते हैं, और पहले भी ट्राइकोडर्मा और आदि सरकार से दिए जाते थे, लेकिन उसमें उतना पावर नहीं रहता था। आज भी वो सिलसिला बहुत सारे किसानों को सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है, ट्राइकोडर्मा बाकी। तो ये टेस्टिंग करने की कोई सुविधा नहीं क्या, कि वो यानी जैसा टेस्ट किया जाता है कि भाई इसमें वो उपयोग के लिए है, किसान के लिए कि नहीं है? क्योंकि बहुत सारे अभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बोलो या पेस्टिसाइड्स बोलो, मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं।
लेकिन वो किसान के काम के है कि नहीं है, यह जांचने का कोई तरीका अगर है तो बताइए, या उसकी कोई मशीन है या यंत्रणा है या कोई उसका फार्मूला है, तो इसके बारे में मार्गदर्शन कीजिए सर। धन्यवाद। ट्राइकोडर्मा अगर हमें टेस्टिंग करवाना है तो सिंपल पेट्री प्लेट के माध्यम से हम लोग उसका टेस्टिंग करवा सकते हैं। जैसा हम लोगों ने जो प्रशिक्षण में देखा था कि जैसा फंगल मीडिया का जो पेट्री प्लेट होता है, उस पेट्री प्लेट पे अगर हम लोग जो भी मार्केट का पाउडर है, लिक्विड है, वो अगर डाले और उसमें से ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ अगर प्लेट पे आती है तो उस माध्यम से हम लोग ट्राइकोडर्मा का क्वालिटी का एनालिसिस कर सकते हैं। और दूसरा तकनीक ये भी होता है, एक स्लाइड कल्चर टेक्निक, इससे पहले भी मैंने अपनी कक्षा में बताया था कि वह स्लाइड कल्चर का जो टेक्निक होता है उसमें भी हम उस स्लाइड के ऊपर मीडिया डाल के उस मीडिया पे यह जो बोतल मार्केट में अवेलेबल होती है या जो पैकेट अवेलेबल होता है वो अगर डाले तो उसमें ट्राइकोडर्मा ग्रो होता है, कल्चर डेवलप होता है और उस माध्यम से क्वालिटी एनालिसिस हम लोग कर पाते हैं। लेकिन जो एक विषय आपने यहाँ पे बताया कि क्वालिटी का कहीं ना कहीं इशू आता है, तो एक चीज यह है कि माइक्रोबियल फर्टिलाइजर्स अगर हम लोग बनाते हैं और बनाते समय अगर उसमें हम लोग पानी का उपयोग करेंगे तो यह पानी कंटामिनेशन बढ़ाने में मदद करता है और उसी वजह से जो क्वालिटी होती है वो कहीं ना कहीं डैमेज होती है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज होता है कि इसका जो पैकिंग है, इस पैकिंग में किस तरह का मटेरियल यूज किया गया है। अगर वह पैकिंग मटेरियल भी ठीक ना होवे तो भी इसका क्वालिटी गड़बड़ हो सकता है। और जो अन्य चीजें हैं कि इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन चीज़ों से भी इसकी क्वालिटी पे असर हो सकता है। और यह सब चीज़ें देखने के बाद ही, यानी जो 1995 से माइक्रोबायोलॉजी इस टॉपिक में यही एक काम आज तक किया गया, उस अनुभव के बेसिस पे मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो सूक्ष्मजीव है इनका एक लाइफ स्पैन होता है, एक स्टेबिलिटी होता है, शेल्फ लाइफ होता है। जैसा हम लोग कहते हैं कि दही हम फ्रीज में भी रखें तो 15 दिन से ऊपर दही अच्छे से नहीं रह पाता है, क्योंकि उस दही में जो लैक्टोबैसिलस है वह कुछ समय बाद दही में से लैक्टिक एसिड डेवलप करना शुरू करता है और वह लैक्टिक एसिड की वजह से खट्टा होने लगता है। तो यह सब जो चीजें हैं, सूक्ष्मजीव युक्त जो भी चीजें हैं, उसका अपना एक शेल्फ लाइफ होता है। जी सर, मेरा एक आपने जानकारी अच्छी दी। मेरा सवाल था कि कोई भी किसान जब मार्केट में जाता है, अब सब किसान तो फार्म लैब बनानी चाहिए, ये तो आइडियल कंडीशन बन गई, लेकिन अभी भी मार्केट से जो लाते हैं ट्राइकोड या सरकारी यंत्रणा उसको विस्तारित करती है, प्रचारित करती है, तो वो जो पैकेट खरीदते समय उसको जांच करने का कोई तरीका नहीं क्या? या तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स उसको, जैसा मेडिसिन का होता है कि बैच नंबर दे या उसमें एक्सपायरी दे और एक्सपायर हुआ माल बेचने को प्रतिरोध करे, इस तरह की कोई यंत्रणा या इस तरह की कोई सिस्टम नहीं क्या? क्योंकि ऐसी सिस्टम नहीं रही तो फिर किसान लाएंगे, जो गवर्नमेंट के पैकेट्स लेंगे और फिर उनको जो है वो रिजल्ट मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कोई तकनीक बोलो या ऐसी कोई यंत्रणा है क्या? जी सर। नहीं, पैकेट पे यह सब चीजें लिखी होती है, एक्सपायरी डेट दिया होता है, पैकिंग डेट दिया होता है, सारी चीजें दी होती है। और कहीं कहीं यह भी होता है कि मान लो पैकेट पुराना है
तो वही पैकेट फिर से इंडस्ट्री जाता है और पैकेट चेंज कर दिया जाता है, नया पैकेट डाल के फिर से वही मटेरियल दिया जाता है। ऐसी भी कुछ चीजें होती है और उन चीजों पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यह विषय बहुत बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इस पे बाद में टेलीफोनिकली चर्चा भी करेंगे, क्योंकि यह विषय हम लोगों के जो भी चल रहा है यह फेथ पे होता है, विश्वास पे होता है। और हम लोग, हमारे जो भी किसान भाई है उन्हें यही कहते हैं कि आप 10 लोग जब भी मार्केट से कुछ लेके आते हो, 10 लोगों में से 8 लोगों को अगर उसका उपयोग या उसका अगर रिजल्ट मिलता है तो उसी कंपनी या उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप जावे। लेकिन अगर 10 में से 8 लोगों को रिजल्ट ही नहीं मिलता है तो फिर अगली बार से आप उस दवाई को ना यूज करें। बस यही एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग अपना सकते हैं। और वो भी अगर हम 1 साल 2 साल 3 साल अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करें, उसका अगर रिजल्ट आता है तो हम लोग उसके साथ में कंटिन्यू रिलेशंस रख के वह प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। जी ओम। धन्यवाद जी, बहुत अच्छी चर्चा सर। अब मैं चतुर्वेदी जी को बुलाता हूँ कि आप आए। ओम सर, मैं ये ट्राइकोडर्मा का यूज किया था, अपनी लैब से लाए थे, यही हमारी नज़दीक लैब है। तो मैंने भूमि शोधन में किया था, ये गोबर की खाद के साथ उसे मिला के 4-5 दिन रख दिया था। तो जब वो सफ़ेद पड़ गया तो उसके बाद मैंने पेठा की खेती में यूज किया। सर आवाज कट रही है आपकी, फिर से करें आपका क्वेश्चन फिर से। नहीं कट रही है सर आवाज। चतुर्वेदी जी, आवाज नहीं आ रही आपकी अच्छे से। नहीं आ रही। थोड़ा सा नेटवर्क में जाने का प्रयास करें, जगह चेंज करें आदरणीय अभयभान जी। जय श्री राम। अच्छा, अभी हम नहीं सर तब तक आदरणीय शरद वर्मा जी अन्य किसी का ले लीजिए। जी 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 जी, मैं दादू को बुलाता हूँ, रमेश दादू आमे, अपना हैंड रेज है। जी ओम। सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और ये चर्चा निश्चित रूप से किसानों को लाभदायक होगी। अभी सर बहुत सारी नई नई कंपनियां इस क्षेत्र में आ रही है। कोई जो है जमीन सुधारने के लिए कह रही है, कोई जो है प्रोम की बात बहुत हो रही है। और प्रोम जो बन रहा है वो लगभग, जैसे वो कीमत उनकी बता रहे हैं 1400 रुपया, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रोम आ रहे हैं। तो ये जो लगभग इनकी कीमत डीएपी के बराबर ही हो जा रही है। ऐसे में प्रोम जो है वो हम जैसे छोटे किसान किस प्रकार बना सकते हैं, या उसकी प्रक्रिया क्या है, या वो 1400 रुपये बहुत महंगे हो रहे हैं ऐसा लग रहा है? आपका क्या विचार है? जी हो दादू, प्रोम का मतलब क्या है? डीएपी के जैसे वो कहते हैं कि दानेदार खाद होता है और उसको आप मिला करके बो सकते हैं। पर उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? सर ये प्रोम जो होता है, गोबर की खाद जो सैलरी निकलती है उसको एक प्रेशर देके मशीन गोल डीएपी के रूप में बना देती है, उसको प्रोम कहते हैं। नहीं, पर प्रोम का मतलब क्या? लॉन्ग फॉर्म क्या है? सर एक्चुअली क्या है, प्रोम जो है वो फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। तो यह जो फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर जो है, इसमें फॉस्फोरस दिया जाता है, लेकिन वह नेचुरल जो उसका सोर्स है
सर उसमें क्या है सोर्स का जो है, यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे रॉक फॉस्फेट मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है, शरद जी भी जानते हैं। तो क्या होता है कि वहां से रॉक फॉस्फेट को रॉ फॉर्म में लाके उसको क्रश करके ये जो गोबर की सिलहरी है उसके साथ मिला के वो मशीन में डालते हैं, तो वो डीएपी की तरह गोल गोल दाने बना देती है। तो इसलिए उसका नाम उन्होंने रखा है फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। तो वो जो गोबर के दाने के साथ में रॉक फॉस्फेट का जो पाउडर है जो रॉ फॉर्म में मिलता है, उसको ये बुला के ये लोग केवी के बनखेड़ी में भी कर रहे हैं उस पे काम, और दूसरी जगह अन्य जगह भी कुछ लोग कर रहे हैं। तो ऐसे मतलब डीएपी को रिप्लेस करने की कोशिश की गई है इसमें। यस, एक्चुअली जो रघुवंशी जी साहब ने जो बोला है, मुझे ऐसा लगता है कि सही बात है, और यह स्पेसिफिकली फॉस्फोरस मिलता है इसके माध्यम से, लेकिन इसे अलग अलग चीज़ों पे अगर कोट किया जाए तो और भी उसका वैल्यू एडिशन होता है। और अगर जैसा लास्ट टाइम शरद भैया ने भी कहा था कि हम लोग ट्राइकोडर्मा के लड्डू बना के, जो लड्डू है वह भी जैसा गोबर के लड्डू बना के हम लोग वो डाल सकते हैं खेतों में, तो बस उसी तरह हमें यह चीज़ें बनाना होती है। हम लोग किसी लेक्चर में स्पेसिफिकली इस पे डिटेल में चर्चा होगी और इसके बारे में हम लोग उसका विवरण रखेंगे। जी हो। बहुत अच्छा। अब मैं आदरणीय मुन्नीलाल सर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी जो मुझे आमंत्रित किया, और बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर संवाद हो रहा है, और हमारे किसान भाइयों का जो सवाल है प्रोम के बारे में, और जो रमेश चंद मेहरा जी ने बोला है कि विभिन्न प्रकार की कंपनियां आ रही हैं, और मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैं सदन से कि हमारे युगहर परिवार के जो सदस्य हैं, जिनकी पहचान युगहर परिवार से है और किसानों से संबंध है, आपस में हम एक दूसरे से विश्वास करते हैं और व्यवहार जो हमारा पारिवारिक है, कृपया जो कंपनियां आ रही हैं, चाहे वो किसी भी जगह महानगर की हों या कहीं भी हों, उनके प्रोडक्ट के बारे में हम किसी भी किसान को गुमराह ना होने दें, बर्बाद ना होने दें, क्योंकि कंपनियां जो बड़े बड़े ऑफर लेके आती हैं और हमारे किसान भाइयों को इधर जो है बेवकूफ़ बना के चली जाती हैं। फिर वो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, फिर से यही एक और क्रांति आ जाएगी कि जैविक के नाम पर जो है हमारे किसानों का जो है विश्वास उठ जाएगा और फिर वही उसी ओर चले जाएंगे। हमारा निवेदन है कि जो हम बना, जैसे आज फार्म लैब तैयार हो रहे हैं आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी के नेतृत्व में, यह किसानों को मोटिवेट करना चाहिए। इसी से किसान जो है समृद्ध होगा, किसान की आय बढ़ेगी, किसान का खर्चा कम होगा। खर्चा कम करने के लिए ही हमारा ये उपाय किए जा रहे हैं तमाम। लेकिन अगर हमने अन्य कंपनियों के तमाम प्रोडक्ट अगर बिकवाने के लिए, या हमारे आपके संबंध, मैं कहता हूँ मेरा संबंध आदरणीय डॉक्टर मेहरा जी से है, आदरणीय शरद वर्मा जी से, रघुवंशी जी से, तमाम लोगों से है, और अगर हम किसी कंपनी को बेचने का कोई काम करते हैं तो आप मत मेरा साथ दीजिए। हमारी कंपनी है पतंजलि, और आपको पता है कि देश भर में पतंजलि कितना प्रोडक्ट खाद भी तैयार कर रही है, लेकिन कभी भी आदरणीय पवन कुमार जी ने, हमने सबने कभी ये नहीं कहा होगा कि आप पतंजलि का खाद डाल लीजिए। हमने हमेशा यही कहा है कि आप बनाइए, आप वर्मी कंपोस्ट बनाइए, आप ट्राइकोडर्मा बनाइए, आप जो भी बनाना है आप बनाइए, और हम जो है आपके साथ हैं। और वो है डॉक्टर संतोष जी सहित हमारे आदरणीय पवन कुमार जी और पतंजलि की पूरी टीम, वैज्ञानिक और अनुभवी किसान, सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो वही हमें अपने किसान को अपने खाद का, आपको गाय पाल करके देशी गाय का गोबर गौमूत्र से अपने प्रोडक्ट बना करके हमें फार्म लैब पर, जो हम अभी इसका रिजल्ट भी कई किसानों, हमारे राकेश गौर साहब ने, शरद वर्मा जी ने, रघुवंशी जी ने, स्वयं रमेश चंद मेहरा जी ने, सबने देखा। तो इन चीज़ों को हमें आगे लाना है, हमें किसी के बातों में नहीं आना है। संबंध है हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, संबंध अपनी जगह है। और यह जो है जो प्रोडक्ट बेचने की, खाद बेचने की बात है, वो अलग। मेरा निवेदन है, सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि हम किसान भाइयों को इसमें ना पचड़े में पाड़ें, तो अच्छी बात है। जी ओम। बहुत अच्छा सर, और बहुत इम्पोर्टेंट बात है आपकी, और इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अपन लोगों को कैसे, क्योंकि आज
अपना समाज में किसान जैविक खेती वाले काफी विश्वास कर रहे हैं, तो उनको विश्वास कहीं से कहीं उनके विश्वास को ठेस ना पहुंचे, ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आदरणीय पवन सर जी को बुलाता हूं कि वो हमें। जी धन्यवाद शरद जी, बहुत सुंदर आज की चर्चा। आज के मुख्य वक्ता संतोष चौहान जी का अभिनंदन, और साथ में आज के योग शिक्षक उनका भी अभिनंदन, क्योंकि बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम। हमारी जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें मुझे एक दो प्रश्न पूछने हैं संतोष चौहान जी से। एक तो जो एक्सट्रैक्ट्स की बात आपने कही है, कई सारे एक्सट्रैक्ट्स आपने दिखाए, तो ये एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं, उसमें किस चीज का उपयोग होता है, कैसे वो बनते हैं, और जब हम बीफ एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसमें हमारी जो धार्मिकता है वो कहीं आड़े तो नहीं आती है? उसके लिए मन में प्रश्न होगा कि ये गाय से बना है, तो वो एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है, उसके बारे में आप बता दीजिएगा। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि जो हमारा वेस्ट है, हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, उससे अगर हम किसी भी चीज को उपयोग करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं, उसके जो तत्व हैं उसको परिवर्तित करते हुए उससे हम उदाहरण के लिए खाद बनाते हैं, तो और ये हमारी प्रकृति की जो साइकिल है उसमें हमने देखा है कि जो फसल के अवशेष हैं उसको हम मछली को खिला रहे हैं, मुर्गी को खिला रहे हैं, और फिर उसके जो अवशेष हैं उसके कोई और प्राणी जो है उसके काम आ रही है। तो ये हमारी साइकिल हमारी चल रही है। उस सारी साइक्लिक प्रक्रिया में एक मुझे लगता है कि बड़ी समस्या है, विशेषकर हमारे शहरों में, और गांव भी अब छोटे छोटे शहरों में तब्दील होते जा रहे हैं, वो है हमारा ह्यूमन वेस्ट का। ह्यूमन वेस्ट को मैनेज करने के लिए सरकारें बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती हैं, सीवर लाइन डालती हैं, ये दुनिया भर के काम, और फिर वो सब कहीं पर एकत्रित होकर के, या तो पहले वो नदियों में जा रहा था, अब हमने नमामि गंगे और ऐसी परियोजनाएं भी डाल दी। तो इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके क्या हम स्थानीय स्तर पर, छोटे स्तर पर इन ह्यूमन वेस्ट का उपयोग कर सकते हैं? इस विषय पर आने वाले दिनों पर भी अगर हम चर्चा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर ये समस्याएं जो है बढ़ती जा रही है, और ये जो वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, उसके साथ आपका पेस्टिसाइड भी जुड़ जाता है, उसके साथ आपके अन्य चीजें भी, आपका बैटरी भी उसमें आपने डाल दी तो उसका भी वेस्ट हो गया, एसिड बन गया, फिर ये इंडस्ट्री वालों ने भी अपना सारा कुछ कचरा एक साथ डाल दिया, वो सब सीवर लाइन में होते हुए सब हमारी नदियों में आ रहा है, या हमारे जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहा है, या मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है। सबको इसको नियंत्रण करने पर ये समस्या, क्योंकि बहुत बड़ी हो गई है शहरों के लिए, और इसका सही रूप से निस्तारण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है फाइनल कॉकटेल के रूप में, उसमें हेवी मेटल भी है, उसमें पेस्टिसाइड भी है, उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया भी है, और पता नहीं और भी क्या क्या चीजें वहां पर होंगे। तो इसका एक निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इस विषय पर हमारे सूक्ष्म जीव का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं कि वो इनके समाधान करने पर हमारी सहायता करें, और साथ ही एक स्थानीय स्तर पर भी अगर हमारे जो सेप्टिक टैंक्स हैं, उदाहरण के लिए अगर कहीं पर सेप्टिक टैंक है और घर में ही वो गड्ढे बने हुए हैं, तो उस पर भी हम क्या किसी सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हुए हम इसको भी अच्छी तरह से बेहतर रूप में स्थानीय स्तर पर ही क्या परिवर्तित कर सकते हैं, इस चीज पर भी अगर आप कुछ डालें, या हम अपने कहीं पर हमारा टॉयलेट्स हैं तो टॉयलेट में क्या कोई चीज हम डालें जिससे उसका जो ये है, जो रॉ सीवेज है उसका विघटन वहां का वहीं सोर्स से ही उसकी शुरुआत हो सके, वो आगे जाए वहां पर, फिर जाके उसका फिर अंत में शोधन नहीं करके उसके सोर्स में ही उसका विघटन होने की कुछ प्रक्रिया। क्या ये विषय एक इंटरेस्टिंग विषय है, और क्या इसमें हमें काम करने की जरूरत है? क्या इससे हमें समाधान की तरफ हम बढ़ पाएंगे? ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो कि मैं डॉक्टर चौहान से पूछना चाहता हूं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर आजकल बातचीत हो रही है कि हम इससे फर्टिलाइज़र बना देंगे और दूसरी चीज़ें बन जाएंगी और ऐसा होगा, तो ये कुछ मन में जिज्ञासाएं हैं, और मुझे लगता है कि इस विषय पर हम आज और आने वाले समय पर भी बातचीत कर लें। टॉपिक कृषि क्षेत्र में ट्राइकोडर्मा और ये सब चीज़ें जो
हम बात कर रहे थे उस पर से ये टॉपिक जरा सी हटके है, लेकिन सूक्ष्म जीव का एक भूमिका है, उस भूमिका का हम उपयोग कर सकते हैं अन्य चीजों में भी, तो शायद उसका हमें फायदा मिलेगा। जी डॉक्टर चौहान। सर एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट सवाल और आज की जो ज़रूरत है उस बारे में आपने यह विषय छेड़ा है। मुझे एक्चुअली यहाँ पे मैं कुछ ब्रीफ में ये सब चीज़ें रखूँगा, लेकिन आने वाले समय में हम इन सब चीज़ों पे चर्चा ज़रूर करेंगे। और इन सब चीज़ों का अगर एक मात्र अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो हमें जो आज महाराष्ट्र के मैं बात करता हूँ कि हर किसी को पूना में आके रहना है, हर किसी को मुंबई में आके रहना है, और हर किसी को लगता है कि जिंदगी पूना या मुंबई जैसे शहरों में ही जिंदगी बसती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। देहात के लोग देहात में अच्छे से उन्हें अगर सारे सोर्स अवेलेबल होवे तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम्स कम होने में मदद मिलने वाली है। और इस बारे में बड़े पैमाने पे सोचना भी जरूरी है। आज प्रॉब्लम ये हो रही है कि आज देहात में किसी बंदे का घर मान लो बहुत अच्छा है, बड़ा है, वह सब छोड़ छाड़ के एक 10 फीट बाय 10 फीट के कमरे में आके लोग रहना पसंद करते हैं मुंबई जैसे और पूना जैसे शहरों में, और फिर प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है। और जो ह्यूमन वेस्ट है, यानी ऑस्ट्रेलिया में एक संस्था है जो बायोसॉलिड, यानी वही बायोसॉलिड का मतलब है ह्यूमन वेस्ट। तो ह्यूमन वेस्ट का कन्वर्शन हम खाद में कैसा करें, या जैसे अभी पवन सर ने जो बीफ एक्सट्रैक्ट की बात की, तो आज इंसान कुछ भी खाना शुरू किया है, यानी इंसान छोड़ के सारी चीजें खा सकता है, ऐसी आज की परिस्थिति हो चुकी है। और स्पेसिफिकली अगर यूरोप और अमेरिका या कुछ जैसा जापान, इन देशों की अगर बात हम लोग करें, चाइना की बात करें, तो यहाँ पे अलग अलग प्राणियों का जो मांस होता है वह भी खाने की आदत सभी जगह पे हो चुकी है। और स्पेसिफिकली बात करें कि जो सुअर होता है उसका मांस बड़े पैमाने पे खाना शुरू हुआ है। तो सुअर की बढ़ोतरी होती है, और सुअर यानी यूरोप में रिसर्च पब्लिकेशन के माध्यम से जो मैं यहाँ पे अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ कि 400-450 किलो तक का सुअर उसका वेट जाता है। अगर 400 किलो अगर उसका वेट होता है तो वो उसको खाना कितना लगेगा, और अगर वो उतना खाना खाएगा तो उसका वेस्टेज निकलेगा। जैसा हम लोग गौ माता के गोबर से आज खेती अच्छे से करने का कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह इन प्राणियों का भी विष्ठा निकलता है। और जब यह प्राणियों का कटाई होती है तो इनका जो भी मांस होता है, मांस के साथ में जो सारी चीजें होती है, इन एक्सट्रैक्ट से कुछ पाउडर्स बनाई जाती है, और एक वैल्यू एडिशन के नाम पे ये सब चीजें हो रही है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इन प्राणियों का जो निर्मित हुआ था, जैसा हम लोग कहते हैं कि ज्वार का जो दाना होता है वह इंसान के लिए होता है, ज्वार का जो नीचे वाला हम लोग इधर धांडा कहते हैं, या जो स्टेम है वह गोमाता के लिए होता है, और नीचे वाली जो रूट सिस्टम है वह मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए, या मिट्टी के अंदर जो सजीव सृष्टि है उनका खाना होता है। यानी दाना हम खाएंगे, जो मिडल पार्ट है वह गोमाता या अन्य प्राणियों के पशुओं के लिए होता है, और जो रूट सिस्टम है वह मिट्टी के जो अलग अलग तरह के जो जीव है उनका खाना होता है। और इन माध्यम से ही वह अगर बाहर निकल के आवे तो उसका रूपांतर खाद में हो सकता है। अभी एक चीज यहाँ मैं एक चीज और रखना चाहता हूँ कि जो खाना गौ माता खा सकती है वह हम नहीं खा सकते। जो
सुअर खा सकता है वह गोमाता नहीं खा सकती, जो केचुआ खा सकता है वह सुअर नहीं खा सकता है। और जो पवन जी ने जो कहा है कि आज सिटी में हम लोग ऐसे ही कचरा जाते जाते रास्ते पर फेंक के जाते हैं, तो वह कचरा अगर उसको डाइजेस्ट करना है, उसका रूपांतर कुछ खाद में करना है, तो केचुआ भी नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें अलग तरह की इल्लियां लगती है, इंसेक्ट जिनके कैटरपिलर होते हैं, वो कैटरपिलर उसका कन्वर्शन कर सकता है। तो इन सभी चीजों का जैसा जो सॉल्यूशन है, मुझे ऐसा लगता है कि हर गांव में अगर रोजगार उपलब्ध होवे तो बड़े पैमाने पे जो लोग पूना मुंबई जैसे सिटी में आते हैं वो आना बंद होगा। और दूसरी जो चीज है कि हम लोग हमारे किचन से सोचे, हमारे घर से सोचे कि हम लोग हमारे घर से जो कचरा डालते हैं, कचरा डालते समय भी सबसे पहली बात तो ये है कि हम खाना वेस्ट ना करें, ताकि वो फिर कैरी बैग में ना जावे और वही कैरी बैग का खाना फिर डस्टबिन में, और डस्टबिन का खाना आने वाला जो म्युनिसिपैलिटी का बंदा या गाड़ी होती है उसमें जाता है। खाना हमारे पेट के माध्यम से ही निकलना चाहिए, खाना कचरा गाड़ी के माध्यम से वातावरण में नहीं आना चाहिए। और यह सारी चीजें मानव निर्मित है। और मैं देहात में रहने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देहात में, गांवों में बायोगैस के यूनिट इसके लिए पर्याप्त सॉल्यूशन है। जितना भी कचरा होता है, हमारे घर का कचरा होवे, उसका सेग्रीगेशन होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए। जैसा मान लो हमारे घर में हमने आज मेथी की सब्जी बनाई, मेथी की पत्तियां तो हमने खा ली, लेकिन मेथी का जो प्लांट रेसिड्यू जो हम लोग कैरी बैग में डाल के फेंक देते हैं, वह रेसिड्यू या तो हम गोमाता को खिलाएं, अगर हमारे घर गोमाता नहीं है तो बायोगैस के माध्यम से उसको हम लोग ट्रीट करके उससे फर्टिलाइजर बनाएं। जो प्रोम की बात अभी रघुवंशी साहब ने या दादू ने जो बात करी, वह प्रोम से भी अच्छा फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्यूअर बायोगैस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे किचन के मटेरियल से ही हम लोग बना सकते हैं। इन सब चीजों पे आने वाले समय में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि जैसा मेथी है, हम मेथी का पत्ता खा रहे हैं, लेकिन मेथी का जो डंडी है, उस डंडी में अलग तरह के प्रोटीन्स होते हैं कि जो इस फॉस्फेट रिच मैन्यूअर से भी अच्छी होती है। हम लोग जो चावल, जैसा रात का चावल हम लोग सुबह खाते हैं, हमारे देहातों में रात में अगर कोई खिचड़ी बच जाए तो हम लोग सुबह में खाते हैं, तो उसका अच्छी तरह से प्रोबायोटिक में कन्वर्शन होता है अगर वह अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमारी आदतें बदलना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो स्वच्छता के बारे में हम लोग कहते हैं कि हमें जो चीज जहां से निकलना है वहीं से निकालना जरूरी है। मैंने कहा है कि खाना एक तो ज्यादा मत बनाइए, और बनाते हैं तो उसे कचड़े के डब्बे में ना जावे, कम से कम गोमाता को लगाइए या बायोगैस के माध्यम से निकालिए, तो ही यह सब चीजें हम लोग कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें बदलने की जरूरत है। और जो भी आज प्रकृति में हम लोगों ने करके रखा है गलत हो रहा है, और उसी का कॉम्प्लिकेशन। यानी आज सिंपल सी एक बात कहता हूँ कि हम लोग आज एक पिज्जा का वो डब्बा हमारे घर में लेके आते हैं, लेकिन पिज्जे के डब्बे के साथ में वो डब्बा आता है जो वेस्टेज हम दूसरे दिन कचड़े में फेंक देते हैं। तो ये सारी चीजें बंद होना चाहिए, मानव निर्मित है, हमें इस बारे में सोचना जरूरी है। जियो। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत गहन अंदर तक की जानकारी मिली। अब मैं रामकृष्ण भैया जी को बुलाता हूँ कि
जी हो, जैसे कि अभी सर ने बताया कि, और जैसे पवन सर ने भी कहा कि अभी हमें जो काम करने की आवश्यकता है, जो ऐसा कोई पवन सर का जो प्रश्न था उसका आशय है, जहां तक मैं समझ पाया हूँ वो ये था कि जहां से मानव वेस्ट निकलता है, संतोष सर से ये एक्सपेक्टेशन था कि जहां से मानव वेस्ट स्टार्टिंग में इनिशिएट क्रिएट होता है, वहीं पे कोई वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी की जाए, या कोई ऐसा इस पे शोध करके, या कोई जीवाणु या जो भी एक प्रोसेस होता है उसमें अगर वो चीज ऐड ऐसे हो जाए। जैसे मैं कल फ्लाइट में था, तो फ्लाइट में वहाँ क्या आता है कि एक चीज हमने देखी कि टॉयलेट में एक उन्होंने एक व्यवस्था ऐसी कर रखी थी कि जब आप फ्लश दबाते हैं तो उसको उसको हाइजेनिक बनाने के लिए उन्होंने एक लिक्विड उसमें डाल रखा था, जिसका कलर फास्ट ब्लू था, पूरा नीले कलर का पानी था। तो मैंने उनसे पूछा भी बाद में वहाँ की, आप इसका इसमें क्या मिला रखा है, इसका कलर नीला क्यों आता है ये फ्लश दबाते हैं जो पानी? तो बोले सर इसमें यहाँ पे इसके जो इसको हाइजेनिक रखने के लिए इसमें हम लोग दो तीन चीजें उन्होंने बताई थी, मैं ज्यादा लेकर नोट भी नहीं कर पाया, टाइम भी कम था। तो बोले सर ये इससे क्या होता है कि हानिकारक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब टॉयलेट्स में या इसमें कोई ऐसा संतोष सर का विषय है वो हमारा कि एक ऐसा, जैसे पहले क्या होता था, हमने जब हम आपने देखा होगा जब खुले में शौच करते थे लोग, या हमारी गाय गोबर करती है तो उसको 2 दिन के बाद में उस एक्स्ट्रा उनकी जो बीट है उसको जब आप पलट के देखेंगे तो उसके नीचे बहुत सारे जीवाणुओं का समूह हो जाता है, और उसमें एक सफेद कलर की इल्ली भी पड़ती है। वो उल्ली उस वेस्ट को पूरा मिट्टी में बदल देती है। तो इस तरीके से सर ये पूछ रहे थे। और दूसरी चीज मैं ये कहा था कि जैसे सर बोल रहे थे अभी, मुन्नीलाल सर ने बोला कि हमें किसी को बेचने की जरूरत नहीं है, या किसान को हम भ्रमित ना करें और किसान अपना खुद से करे। तो सबसे बड़ी समस्या सर इस समय ये है कि मानव के पास अभी इतने संसाधन नहीं बचे जिसको, जिस स्तर पे हम उपभोग कर रहे हैं, जिस स्तर पे हम उत्पादन कर रहे हैं जमीन से, जैसे कि 25 कुंटल ले रहे हैं। सर भैया हमेशा इस बात को बोलते हैं कि आपने 25 कुंटल तो जमीन से ले लिया, उत्पादन उसको दिया क्या 25 कुंटल? जिससे हम कहते हैं ना बैंक में से 100 रुपए आपने निकाले तो वापस कितना जमा करा? तो अगर हमने 25 कुंटल उसमें से उत्पादन लिया है तो उसमें जैविक कार्बन हम कितना डालें? इसलिए वो फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर पतंजलि भी बनाती है, केवीके भी बनाता है। तो मैं यादव साहब से भी ये कहना चाहूंगा कि आपने जितना निकाला है उसमें जो फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर किसान खुद का डाले, पतंजलि से लेके डाले या कहीं, लेकिन देना तो पड़ेगा आपको भोजन। नहीं तो किसान का जो कहते हैं ना ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की और मैंने जीव अमृत से, तो जब तक CN रेशो मेंटेन नहीं होगा, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो अपटेक होता है, जितना कार्बन होता है उतना ही नाइट्रोजन का अपटेक होता है, वो 1:1 चलता है। तो हमें उस वहां पे ऑर्गेनिक कार्बन लाने के लिए या जितना बायोमास की आवश्यकता है उतना आज उपलब्ध नहीं है। तो हमें वैकल्पिक स्रोतों के ऊपर फिलहाल अभी जाना ही पड़ेगा। तो वो फास्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर केवीके भी बनाता है, पतंजलि भी बनाती है। और अभी छोटा किसान तो खैर अपने, हर एक किसान अपने खेत में यूनिट लगाने में सक्षम भी नहीं है। तो जो सक्षम किसान है जैसे शरद जी हैं, या जो और भी जो किसान है, वो मिल के एक ग्रुप में उसका उत्पादन कर सकते हैं, और वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होता है। ये टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो 1 एकड़ से अगर आप 25 कुंटल, 20 कुंटल, 15 कुंटल जो भी हो संख्या जितना आप ले रहे हैं, तो उसमें से आप लौटा कितने रहे हैं बायोमास के रूप में, कार्बन के रूप में, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। जी ओम। जी, मेरा निवेदन है कि जैसे हम युवाहार के सदस्य या जो अपरिचित व्यक्ति हैं उनसे अपन जरूर ले, ताकि हमें पता पड़े कि कहाँ बन रहा है। जैसे मनखेड़ी बन रहा है या रघुवंशी जी के यहाँ बन रहा है या हमारे यहाँ बन रहा है, तो जरूर उसकी इसकी विचारधारा के अंतर्गत उससे जरूर खरीदें। बाकी जिनको पता ही नहीं है जहाँ कंपनियों का, इसके लिए मेरा उद्देश्य था। जी सर, जी बहुत अच्छा। अभी चतुर्वेदी जी का बहुत देर से हैंड रेज है, मैं एक बार और उन्हें बुलाता हूँ अगर उनकी आवाज आवे। जी सर, सदन को नमन। मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूँ, ट्राइकोडर्मा को मैंने इस बार यूज किया था गोबर की खाद में मिला के भूमि शोधन से। भूमि शोधन करने के बाद मैंने इसे पेठा में प्रयोग किया है। पेठा नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अभी आपको वीडियो दिखा रहे थे। नहीं, फिर आप कवरेज में जाइए। रिजल्ट भी आया
के बाद नहीं, आवाज नहीं आ रही आवाज सर। नहीं आ रहा आपका। ये हम पेठा चतुर्वेदी जी, भी दिखा रहे हैं आपको, जैसा ये पेठा जो हमारा शरद है भैया, आप उनसे ये बात काफी करके अच्छा पेठा हम है। लोग बाद में फोन पे बात कर लेंगे। हाँ ये तो पेठा समझ है। ये जो वीडियो में दिखाया जा रहा है ये पेठा है। हाँ जी जी, मैं इसमें ये बता रहा था, मैं ट्राइकोडर्मा का यूज किया था। हेलो, हाँ बोले बोले। अभी आवाज आवाज आ आ रही है, रही है? बोलिए। इसका मैंने भूम शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया था, तो पेठा फिर इसमें लगाया तो पेठा का अब की बार फल अच्छा आया, इसमें कोई भी रोग और इस बीमारियां नहीं आई, ये दिखाना चाहता था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और ये पेठा बहुत हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी का है अब की बार, तो इसे भी हमने आपको यही। जी 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 जी, बहुत बहुत बढ़िया सुंदर। और बहुत आपने चीज है। ट्राइकोडर्मा का उपयोग करके जो बताया बहुत बढ़िया। और ट्राइकोडर्मा निश्चित रूप से किसी भी फसल में फंगस को रोकता है, ऐसा हम करते हैं, और उसमें फलों की गुणवत्ता भी बढ़ती है। क्यों? जी जी, बहुत अच्छा। और सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन करना चाह रहा था कि सर इफ्को कंपनी ने एक बॉटल निकाली, मैंने आपको भेजी हुई थी, उसमें कंसोर्टिया लिखा हुआ है और वो साथ में डीएपी लिक्विड वाला बोल रहे हैं कि दोनों को मिला के सीड को उपचारित करें, इससे आपकी मटर बहुत अच्छी उगेगी और बीज। तो ये वही कंसोर्टिया है सर जो हम लोग बना रहे हैं क्या? नॉर्मली तो वही होता है, क्योंकि कंसोर्शिया सिर्फ आप उसमें क्या क्या डालते हो, जैसा हम लोग जो नवधान आटा में जो चीजें यूज करते हैं बस उसी के बेस पे कंसोर्शिया थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में कोई भी चीज आवे तो शुरुआती दौर में, जैसा मैं मेरा एक अनुभव बताता हूँ कि अपने पास में अगर मान लो 5 एकड़ खेती है, तो थोड़े क्षेत्र में, यानी मान लो 5% क्षेत्र में ही उसका प्रयोग करें। 1 साल सिर्फ प्रयोग करें, और अगर आपको उसमें कुछ दिखता है कि यह अच्छा है तो आप अगले साल उसको यूज करिए। या कोई भी आजू बाजू वाले जो किसान भाई है, एटलीस्ट उनके अनुभव लीजिए कि उन्होंने अगर यूज किया है और अगर उसका रिजल्ट अच्छा है तो आप यूज करें। लेकिन यूज करते समय 5 या 10% क्षेत्र से ज्यादा क्षेत्र पे यूज ना करें, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और इसका मेरे पिताश्री भी यही बोलते हैं कि कभी भी कोई नई चीज आए तो उसको आप 1/4 एकड़ में ही आप उसको यूज करें और फिर आगे बढ़ा में। ये बहुत है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसानों के लिए कि कोई भी नई चीज आती है तो वो देखें। ऐसे एक बार एक बॉम्बे वाले सर आए थे, तो दादू के साथ उन्होंने काफी प्रचार प्रसार किया और फिर वो डाला तो फिर अंत में